मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इसके बेसिक पार्ट है वो सारे हमने पढ़ लिए। लास्ट क्लास में हम स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। तो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन सी होती है, ये जो चार पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन के जो चारों पार्ट थे, जो चारों पॉइंट हैं, उन पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा एक्शन होता है, कौन सा इंटरनल है, कौन सा सेलुलर है। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने आपको चार पॉइंट बताए थे। सबसे पहले नंबर 1 पे जो होता है ब्रीदिंग, ठीक है। बताऊंगा मैं आपको प्रत्येक चीज डिटेल से कि ब्रीथिंग क्या होता है। देखो, ब्रीथिंग होने के बाद में होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और नंबर चौथा जो मैंने आपको बताया था वो है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चार पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे इनको डिटेल से। ये दिख रहे हैं ना आपको? हाँ जी, दिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले ब्रीथिंग क्या होती है, ये मैंने आपको ये कहा था कि हम जो गैस है, जो वायु है, एयर जो है, उसको हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जो ब्रीथिंग बोलते हैं, सबसे पहले। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो ये ध्यान रखें कि जो मैं ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ, इन पॉइंट का जो हिंदी टर्म में यहाँ पे यूज लेता हूँ, लिखाता नहीं, मैं पॉइंट में लिख भी देता हूँ। तो एक बार आप जैसे साथ साथ आप नोट करते हैं। वैसे मैं आपको लिखने का पूरा टाइम देता हूँ, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा वर्ड है जैसे ब्रीथिंग है, एक्शन रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ऐसे पॉइंट जो आप हैं वो साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं, तो उसमें आप साइड में नोट करते हैं। उसके बाद आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करते हैं। देखो, ये जो ब्रीथिंग जो स्टार्ट होती है बच्चों, वो कहाँ से होती है? ये मैंने आपको कहा था कि नोस्ट्रिल जो पार्ट है, नोस्ट्रिल से हम बाहर एनवायरनमेंट की जो एयर है उसको क्या करते हैं बच्चों? अंदर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था इस प्रकार से, ये आपके लंग्स, ठीक है। इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये सोच रहे सर चूज क्या होता है। ज्यादा इसमें इतना नहीं करना है। हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी? लंग्स में आ जाएगी। ये लंग्स में क्या आ गया? ऑक्सीजन, ठीक। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमने जो हर्ट बना रखा है, तो उस हर्ट में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हर्ट के बारे में, इसी में कि हर्ट जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। तो यहाँ देखो कि ये जो हर्ट है डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर क्लियर। इसमें क्या होता है बच्चों कि ये वो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, जो क्या करेगा, यहाँ से इसकी एक पाइप होती है, वो यहाँ निकल के आएगी बाहर, और वो पाइप क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। और इसमें जो एक पाइप है वो यहाँ पे देखो, इसमें लंग्स में ऑक्सीजन आ गई, तो यहाँ ऑक्सीजन को लेके यहाँ पर पहुंचेंगे, क्लियर। ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई? हार्ट में पहुंच गई। उसके बाद में हार्ट से ये ऑक्सीजन किससे निकलेगी? देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये होता है, इसको आप डायरेक्ट देखेंगे यहाँ से होता हुआ ये ऑक्सीजन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे,
और यहां से क्या करेगी, O2 इसमें है तो कौन सा ब्लड बोलेंगे इसको, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऐसे ही इसका ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, यहां हम कहें कि ये जो बॉडी है, बॉडी पार्ट है, जो टिश्यू वगैरह यहाँ पे है, इसको मैं बॉडी लिख देता हूं। तो यहां से जो ब्लड जा रहा है वो बच्चों सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाके ओपन होगा। इसमें ओपन होने के बाद में कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल के बाद में ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, वापस लंग्स में चला जाएगा। वापस कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है, ये इसमें आ गया और यहाँ पे जो ये, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो O2 आई है वो ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी इसके अंदर, और यहाँ से CO2 जो बनी इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि ये कोई सेल है, यहाँ ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये क्या करती है ATP प्लस CO2 बनाती है, तो ये CO2 यहाँ चलेगी इसके अंदर। और जब CO2 इसके अंदर है तो इसको अपन कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड, एसिड इसको है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे इसको। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। और आप ये देखो कि लंग्स में जब ये गया है तो ये CO2 यहाँ पे आ गई, और इस CO2 को वापस से लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। CO2 को लंग्स क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये सारा पार्ट ब्रीथिंग, देखो ब्रीथिंग में अंदर ले रहे हैं और बाहर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, दो पार्ट होते हैं इसके अंदर ब्रीथिंग के अंदर। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को बोलते हैं अंतःश्वासन, अंतःश्वासन, और इसको बोलते हैं बच्चों बहिःश्वासन। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग का पार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और ये जो CO2 है, यहाँ पे इनमें जो वायु भूमिकाएं हैं उनके अंदर एक्सचेंज हुआ है गैस का। उसके बाद में कैपिलरी से ये कहाँ जा रही है, फिर हार्ट में जा रही है। हार्ट क्या कर रहा है, इनको उठा के बॉडी में भेज रहा है, बॉडी से क्या होगा, CO2 लेते होगी और ये कहाँ जाएगी। जिन बच्चों ने ये डायग्राम नहीं पढ़ा था, जिनके समझ में नहीं आया था, वो इसको आप एक बार, इसका आप एक बार इसके छोड़ लो, जिनके पास ये लिखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज नोट करो, उसके बाद उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ाया हमने, नोस्ट्रिल के द्वारा एयर अंदर जाती है, जिससे ऑक्सीजन यहाँ रहेगी, CO2 उसमें वापस मिलेगी, CO2 वापस बाहर निकाल दी जाती है। अंदर लेने को इनहेलेशन अंतःश्वासन बोलते हैं, बाहर निकालने को बहिःश्वासन एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये ब्रीथिंग का पार्ट होता है। ब्रीथिंग के बाद में यहाँ पे देखो ये जो सिस्टम चल रहा है इस प्रकार से कंडीशन, यानी कि ये मैंने आपको बताया कि रफली डायग्राम जिसके अंदर ऐसा कुछ होता है। ये जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में ये पहला पॉइंट जो होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसको मैं दोबारा एक बार दूसरा डायग्राम बनाता हूँ सही सा, इसको आपने नोट कर लिया। चलो अब इसको अपन पढ़ेंगे सिस्टमेटिक। ये जो था कि जैसे लास्ट में कहीं का तो क्लास में देखो आगे आपने पढ़ रखा है कि जो वायु कूपिकाएं होती है लंग्स के अंदर, वहां पर आके वायु कूपिका और वायु कूपिका में के अंदर जो कैपिलरीज हैं उनमें गैसों का एक्शन होता है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ बच्चों, सबसे पहले ये हो गई वायु, एल्वियोल। ठीक है,
अब इसमें आपको देखना है एल्यूलाई क्या होती है, कहाँ पर है, क्या इसके कहाँ पर ये लगी होती है, ठीक है, ये सारी बातें पढ़ ली। अब देखो डायरेक्ट में यहाँ बात हुआ, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था इन दोनों के बारे में। तो वायु कूपिका में हम कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट से कहाँ आती है, अंदर। यहाँ जो CO2 है बाहर निकल जाता है। दोबारा नाम लिखूं, चलो लिख दे। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्स, और ऑक्सीजन अंदर आ रही है इसको बोलेंगे, बोलो यहाँ पर अभी बताया था मैंने आपको। अब देखो आगे, ये यहाँ पे हो गया आपका हार्ट, ठीक है, और इस हार्ट में देखना है कि यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं इस प्रकार से होती है, ऐसे होती है। ये मैंने दो कलर से इसलिए बनाई है कि एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये मैंने आपको बता रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो O2 यहाँ पहुंची है, ये O2 कहाँ आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर, इसमें, इस कैपिलरी में आ जाएगी, ब्लड वेसल्स आप कह सकते हैं। तो ये जो ब्लड है बच्चों कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, हार्ट में पहुंच जाएगा। बोलो, अब आप देखो कि हार्ट में पहुंच गए यहाँ तक। उसके बाद एक चीज और करता हूं कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ से ब्लड निकलेगा इस प्रकार से ऐसे, और वो ब्लड जाएगा बॉडी में, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिलरी का जाके डिवाइड होता है, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और ये वापस आके हार्ट में ब्लड को छोड़ दो। क्लियर? इसमें आपको दिख रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। ये हम करेंगे टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, सेल्स हैं, और टिश्यू के अंदर इस प्रकार से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, ये एक सेल है, इसके अंदर हम कह रहे थे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगी बच्चों, एटीपी, और एटीपी के साथ में बनती है CO2। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे CO2 बन के इसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। CO2 क्या हो जाएगी बच्चों, मिक्स हो जाएगी। और जब CO2 इसके अंदर मिक्स होगी तो ये ब्लड, ये भी ऑक्सीजनेटेड है और ये भी ऑक्सीजनेटेड है। जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है दोनों, इसको भी मैं लिखता हूँ ऑक्सीजनेटेड, ये मैंने इसका एक बड़ा करके बताया, इसको सेल्स में क्या कंडीशन होती है वैसे आपको पता है। अब देखो यहाँ पे जब ये CO2 इसके अंदर मिलेगी तो ये CO2 यहाँ से क्या करेगी, हार्ट में चली जाएगी, और ये ब्लड कौन सा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कहाँ आ जाएंगे बच्चों, ये इसमें हार्ट में आ गई, ये क्या है, हार्ट। क्लियर? हार्ट में आने के बाद में देखो वो जो डायग्राम मैंने आपको भी समझाया थोड़ी देर पहले, वही डायग्राम है, केवल इसमें कुछ थोड़ा सा अपन उसके अंदर जाके बात कर रहे हैं। देखो हार्ट में चला गया, हार्ट में जाने के बाद में हार्ट में क्या आया, देखो इससे ऑक्सीजन कहाँ गई, बॉडी में, बॉडी की जो CO2 है वो कहाँ गई, हार्ट में, इसके द्वारा। अब हार्ट में जो CO2 है वो यहाँ से निकलेगी यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से निकलेगी, कहाँ चली जाएगी वापस, ये लो, ये CO2 इधर निकल रही है और यहाँ पे CO2 आ रहा है, ये CO2 ये क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो क्या बताया मैंने आपको इसमें, हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स की वायु कूपिका जो है, उस वायु कूपिका में बाहर से क्या आई, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी को दे रहा है, ब्लड कैपिलरी हार्ट में लेके जा रहा है, हार्ट बॉडी को दे रहा है,
बॉडी से CO, बॉडी का आधे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको वहाँ काम में आ जाएगा ग्लूकोज के ऑक्सीजन करने के अंदर, और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसके बाद वहाँ CO2 बनेगी। वो CO2 दूसरी एक ट्यूब के द्वारा कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। हार्ट उस CO2 को वापस कहाँ लेके जाएगा, इस कैपिलरी के पास में जाएगा, और यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा बच्चों, इनका एक्सचेंज हो जाएगा। और जब ये इनका एक्सचेंज हो जाएगा तो ये CO2 वापस एल्यूलाई में, और वो CO2, तो ये प्रोसेस चल रहा है ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किस प्रकार से चल रहा है, समझ में आया, आई बात समझ में। देखो ये अभी 3 पार्ट अपने पास में बचे हुए हैं, इनके बारे में हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये तीनों पॉइंट जिनका अभी तक मैंने नाम नहीं लिया है, वो तीनों पॉइंट आप अच्छी प्रकार से समझ चुके हो। केवल आपको केवल इशारा करना है कि यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है। आप सारा बता दोगे कि हाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये होता है, इंटरनल ये है, सेलुलर ये। क्लियर, ये समझ में आया। एक बार दोबारा इसको देखेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे इन, ठीक है, दिख रहा है। चलो, ब्रीथिंग वायु कुपिका में आ गई, CO2 यहाँ मिल गई है, हार्ट में आ गई, हार्ट में बॉडी को, बॉडी में CO2 वापस हार्ट को, हार्ट से वहां पर यहाँ और इसके पास, और वापस CO2 को हार्ट में। यानी कि ऑक्सीजन किस प्रकार से बॉडी में अंदर प्रवेश करती है और वापस CO2 में बाहर कैसे निकलती है, वो सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ लिया। बोलो, अब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात हमने बहुत पहले कर ली है, तो ब्रीथिंग वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अरे बोलो हाँ, ठीक है, हो गया, ब्रीथिंग हो गया। अब देखो वायु कुपिका और ये जो ब्लड वेसल्स है, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये बात एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहेंगे, एयर ऑफ एल्वेओलाई एंड ब्लड ऑफ कैपिलरीज। यहां पे अपन कह रहे हैं कि ये ब्लड और ये जो वायु कुपिका एयर है, इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या है, कहां हो रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बिटवीन एल्वेओलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। तो मैं यहां लिख सकता हूं बिटवीन एल्वेओलाई एंड ब्लड वेसल्स। हिंदी मीडियम किस में जा रहा है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन क्या है कि जो वायु कुपिका है, उस वायु कुपिका और ब्लड वेसल्स के बीच में, देखो इसमें ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें कोई ज्यादा मैटर नहीं है, याद क्या रखना आपको, जो डायग्राम दिख रहा है मोटी सी है, वायु कुपिका आपको दिख रही है। अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि हाँ वायु कुपिका और ये ब्लड वेसल जो है जो हार्ट में जा रही है, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, बोलो हाँ हो गया क्या। अब देखो यहां मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है उसमें आप देखो, ये टिश्यू कह दो, आप इसको सेल कह दो, जो भी है, तो यहां इस ब्लड वेसल्स और सेल, बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड सेल के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहां जो सेल है उसके बीच में जो रेस्पिरेशन चल रहा है उसको अपन कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। आई बात समझ में। ये अभी मैंने आपको सेल पढ़ाई, सेल में क्या चल रहा है, ऑक्सीजन, इस सेल को या टिश्यू को ऑक्सीजन मिल रही है। देखो इंटरनल और सेलुलर का के अंदर अंतर क्या है वो आपको याद रखना है, केवल चेंज होना, एक्सचेंज होना। तो यहां आप लिखोगे बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस एक्सचेंज होता है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। बोलो बच्चों यहां तक ठीक है। अब अपने पास में एक पॉइंट बचा है सेलुलर रेस्पिरेशन, किसे कहते हैं। तो आप देखो कि टिश्यू में जब गैस आ चुकी है, ऑक्सीजन आ चुकी है, आप यहाँ कहें कि ये जो टिश्यू है, ये जो सेल्स है वो बेचारे परेशान है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि इसने अपने ऑक्सीजन को यूज ले लिया है।
ऑक्सीजन को जब इसने यूज ले लिया है तो ये क्या करेगी, इसको और एटीपी बनानी है, और एटीपी बनानी है तो इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ से जो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आई है वो ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करेगी तो ये सारा प्रोसेस वापस चलेगा। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है उसमें एटीपी और CO2 बनेगी, यानी कि कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन का यूज कर लेना क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं कि कोशिका के अंदर एटीपी बनने का जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। O2 प्लस ग्लूकोज कौन कर रही है, सेल कर रही है, क्या बना देगी, एटीपी प्लस CO2। ये हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। बोलो यहां तक ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। ये मैंने आपको कहा था केवल इशारा करना है, बाकी आप सारा समझ चुके थे पहले ही क्या होगा। चलो दोबारा मेरे साथ हो जाओ एक बार। हम कह रहे हैं कि जब हम इन्वायरमेंट की एयर को अंदर लेते हैं और अपने अंदर की जो एयर को बाहर निकालते हैं उसको ब्रीथिंग बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ये बात क्लियर। एल्यूलाई के अंदर जब हमारी हम बाहर से जो एयर ले रहे हैं वो कहाँ जाएगी, एल्यूलाई में जाएगी। याद करो अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक मोटी सी ट्यूब बना रखी थी जिसको एल्यूलर डक्ट कहा था, उस डक्ट के आगे एक गुब्बारेनुमा संरचना लगी हुई थी जिसको हमने वायु कूपिका कहा था। ऐसा ही तो था। तो यहाँ पे आने के बाद में उस देखो जिसे हम कह रहे हैं कि ब्लड वेसल गुब्बारा जो है उस गुब्बारे के ऊपर ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ है। तो गुब्बारे के अंदर जो एयर आएगी वो मतलब जो ब्लड वेसल्स और जो एल्यूलाई है उनकी लेयर्स इतनी पतली होती है कि गैसों का आदान प्रदान उसमें हो सकता है। ठीक है ना। वहां आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्यूलाई की जो भित्ति होती है उसमें कौन सा एपिथेलियम होता है, स्क्वामोस एपिथेलियम उसके अंदर। आई बात समझ में। स्क्वामोस एपिथेलियम जो है वो स्क्वामोस एपिथेलियम क्या करता है बच्चों, इनको डिफ्यूजन लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना स्क्वामोस एपिथेलियम, याद रखना। कहाँ होता है ये, एल्यूलर वॉल में। वायु कूपिका के अंदर एल्यूलाई के अंदर गैसों का आदान प्रदान हो गया। आदान प्रदान देखो दोनों साथ में हो रहे हैं। इसमें O2 इसमें देखो ये जो आ रही है जो ब्लड आ रहा है इसमें CO2 ज्यादा है लेकिन O2 कम है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ O2 ज्यादा है लेकिन CO2 कम है। तो डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन आपने पढ़ रखा है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अधिक से कम की ओर जाना। तो यहाँ CO2 ज्यादा है, यहाँ CO2 कम है, यहाँ CO2 ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ज्यादा से कम की ओर जा रहा है। तो ये देखो यहाँ चली जाएगी। यहाँ O2 कम है लेकिन यहाँ O2 ज्यादा है तो ये भी अधिक से कम की ओर जाएगी। इसको बोलते हैं तो डिफ्यूजन। और ये जो है लेयर स्क्वामोस एपिथेलियम में डिफ्यूजन लेयर का फॉर्मेशन करता है। विसरण बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। ये होने के बाद में ये हार्ट को दे देगा, फिर हार्ट पूरी बॉडी में पंप कर देगा ब्लड को। ये प्रत्येक ऑर्गन टिश्यू के पास जाएगा, सेल्स के पास जाएगा। तो ऐसा सिस्टम क्या है कि सेल के पास जो ऑक्सीजन आई थी उस ऑक्सीजन ने सेल को, उस ऑक्सीजन को सेल ने क्या किया, अपने काम में लिया। तो काम में लेने के बाद में क्या बचता है वहां पे CO2। इस ब्लड में क्या है ज्यादा, O2। उस सेल के पास में ज्यादा क्या है, CO2। तो ज्यादा से कम की ओर मतलब इसके अंदर ये O2 ज्यादा है तो CO2 सीधी सी बात है कम होगी। तो CO2 इसके अंदर मिल जाएगी और O2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्लियर। अब ये वापस हार्ट में आएगा। हार्ट में आने के बाद ये वापस उसको हार्ट तक भेज देगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन वापस मिल जाएगी, CO2 ज्यादा O2 कम। तो ये प्रोसेस इसका चलता रहता है। ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन की सारी स्टेप। क्लियर है यहाँ तक। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। और आप इसको थोड़ा सा ज्यादा और लिखना चाहो तो यहाँ से आप देख के कंप्लीट इसको लिख सकते हो। क्लियर। एक बार आप इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बात करें। हाँ जी ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब देखो अपन आगे बात करते हैं इसमें।
ये जो है 4 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, कहाँ पर होता है। एक ये जो डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है, ये डायग्राम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस डायग्राम से आप बहुत सारे क्वेश्चन रेस्पिरेशन से संबंधित कर सकते हो। ये आपका क्लियर है, मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका क्लियर है। यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हो? ब्रीथिंग की बात हो गई है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात हो गई है। देखो बार बार मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने को लाइटली नहीं लेना, ढंग से इसका कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अब आप यहाँ देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात हमने की है, तो इसको अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये जो वायु कूपिका है, इस वायु कूपिका के ऊपर, या अपन कहें ये लंग की जो वायु कूपिका है या लंग की जो कैपिलरीज है वो यहाँ पे होती है, तो उसके अंदर गैसों का जो आदान प्रदान है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाएगा। इंटरनल का मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स आ रही है और ये ब्लड वेसल जहाँ पे आई है और यहाँ पर क्या है, कोई टिश्यू है, ऑर्गन है, तो इनके बीच में जो ऑक्सीजन CO2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। देखो कैसे होता है, क्यों होता है, किस अवस्था में होता है, कब डिफ्यूजन होता है। मैंने कहा था डिफ्यूजन के लिए आपको इतना याद रखना है कि अधिक से कम की ओर करें। अपन कहें कि हमारे पास में दो बड़े बड़े इस प्रकार से दो क्या है, जार हैं, ग्लास है, ये पूरा पानी का भरा हुआ है, ये थोड़ा सा भरा हुआ है। यदि इनको हम नीचे से कनेक्ट कर दें बाई पाइप ऐसे, तो देखो ये वाला जो पानी है ना वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। या अपन कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई बहुत एक ऐसे स्थान पे कोई जहाँ पे गैस नहीं है, एक स्थान पे गैस है, ठीक है, तो वो गैस अपने अधिक स्थान से कम क्यों जा रही है, वही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन इस डिफ्यूजन के वजह से हो गया। सेलुलर रेस्पिरेशन कब होता है कि कोशिका जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको लगातार काम में लेती रहती है, उसको तो ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी, वहाँ पे CO2 ऑलरेडी दी करती है। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन ब्लड देख के सेल्स क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी, सेल खुश हो जाएगी, तो वो ऑक्सीजन ले लेगी और CO2 जो उसके पास पड़ा हुआ है उस CO2 को वापस उसमें डाल देगी। CO2 को हार्ट ले जाएगा, हार्ट CO2 को देख के क्या करेगा, वापस वहाँ तक लेके जाएगा और ये इसको CO2 को देखते यहाँ से इसको उठा लेगी, चल बेटा तो आ जा मेरे पास, इसको लेके चल बाहर निकल, ऑक्सीजन को। ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलो। ये हो गई अपनी स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बस कंप्लीट समझ में आया होगा। क्लियर? नोट्स आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको सही सेट करने, आराम से आप इसमें से बना लें। और आज के लिए